बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कोरोना काल में भी पार्टियों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। चुनावी मैदान में उतरने के लिए समीकरण भी बनाए जाने लगे हैं। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एआईएमआईएम ने बिहार में सबसे पहले 32 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करके महागठबंधन की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पार्टी बिहार में कुछ खास कर पाएगी। इस सवाल पर तमाम विशेषज्ञों की अपनी अलग अलग राय है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बिहार के अल्पसंख्यक राजनीति के इतिहास के बारे में। आज़ादी के बाद से ही बिहार के मुस्लिम समुदाय कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा था। 70 के दशक तक मुसलमानों और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1975 में इमरजेंसी और उस समय संजय गांधी द्वारा चलाए गए नसबंदी कार्यक्रम ने पहली बार मुस्लिम समाज को कांग्रेस से दूर कर दिया, जिसके कारण 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा। तब जनता पार्टी के नाम से एकजुट विपक्ष के नारे ने मुस्लिम समाज को बहुत ही आकर्षित किया। ये जो नारा था, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, और इसके बाद कांग्रेस की हार हुई और इस हार में मुस्लिम समुदाय का बहुत बड़ा अहम रोल था। इस चुनाव के नतीजों ने सामाजिक स्तर पर भी मुस्लिम समाज के भीतर एक परिवर्तन का संकेत दिया। कांग्रेस के ज़माने में बिहार की मुस्लिम लीडरशिप पर अगड़े वर्ग के मुस्लिम नेताओं का ही वर्चस्व था, लेकिन 1977 के चुनावी नतीजों ने मुस्लिम समाज के पिछड़े नेताओं को आगे आने का मौका दिया। 1977 के पहले सिर्फ पठान, शेख, सैयद जैसी अगड़ी मुस्लिम जातियां ही सियासत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जबकि राज्य में कुल मुस्लिम आबादी की लगभग 2/3 पिछड़े वर्ग के मुसलमानों की ही है। 1989 में जहां केंद्र की राजीव गांधी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए शिला पूजन की अनुमति दे दी, वहीं बिहार के भागलपुर में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया, जिसे रोकने में सत्येंद्र नारायण सिंह की कांग्रेस सरकार नाकाम रही। इन दो घटनाओं के कारण बिहार के मुसलमानों का कांग्रेस से मोहभंग हो गया। 1990 में मंडल कमीशन के द्वारा पिछड़े वर्गों को देशव्यापी आरक्षण दिए जाने और लालू यादव जैसे मजबूत पिछड़े वर्ग के नेता के हाथ में बिहार की सत्ता की बागडोर चली जाने के कारण राज्य के पिछड़े मुसलमानों को कांग्रेस का एक मजबूत विकल्प मिल गया। एक तरफ जनता दल और भाजपा ने कांग्रेस के सवर्ण वोटरों का बड़ा हिस्सा पहले ही अपने साथ कर लिया था, वहीं 1990 में राम मंदिर आंदोलन के नायक लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लालू यादव के बिहार के मुसलमानों को एक छत्र नेता बन गए। पिछड़े वर्ग से आने वाले गुलाम सरवर लालू के पहले कार्यकाल के विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए थे। लालू मुसलमानों के रहनुमाई का दावा जरूर करते रहे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के रखा था। इसके बाद लगभग 20 वर्षों तक राज्य का मुस्लिम समाज लालू यादव के साथ रहा। बात 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव की करें, जब बिहार की सत्ता लालू परिवार के हाथों से निकलकर जदयू भाजपा गठबंधन के नीतीश कुमार के पास पहुंच गई, तब भी उस चुनाव में मुस्लिम समाज लालू यादव के साथ खड़ा रहा था। नीतीश कुमार को तब मुसलमानों ने बहुत तवज्जो नहीं दी थी। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर सरकार ने 1978 में पिछड़े वर्ग के बीच अति पिछड़े वर्ग की पहचान कर उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया था, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार ने अति पिछड़ी जातियों को पंचायत और म्यूनिसिपल इकाइयों में आरक्षण दे दिया। इन निकायों में अति पिछड़े वर्ग के लिए सीटें रिजर्व हो गईं। पसमानदा मुसलमानों के विकास के लिए और इस समाज की महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी। पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता अली अनवर को राज्यसभा भेज दिया और इसके बाद लालू यादव का मुस्लिम जनाधार खत्म हो गया और मुस्लिम समाज की अति पिछड़ी जातियां नीतीश कुमार के साथ हो गईं। 2009 के लोकसभा चुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव में यह स्पष्ट तौर पर देखा गया कि नीतीश कुमार की भाजपा से गठबंधन के बावजूद पिछड़े वर्ग के मुसलमानों ने नीतीश की वजह से एनडीए के उम्मीदवारों को जमकर वोट दिया। 2010 के विधानसभा चुनाव में तो लालू यादव की पार्टी राजद की तो ये हालत हो गई कि वह विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल कर सके। इसका कारण ये था कि राजद के 15 साल के शासन में ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे राज्य के पिछड़े मुसलमानों की आर्थिक सामाजिक हैसियत में कोई बड़ा बदलाव आया हो। वहीं अगर बात करें तो दूसरी तरफ राज्य के पिछड़े मुसलमानों को नीतीश कुमार के शासनकाल में अपनी हैसियत में बदलाव का एहसास जरूर हुआ था। अब बात करते हैं 2013 और 14 से भाजपा का नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में चला गया, जिस कारण नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर लालू यादव के साथ चले गए। इससे 2015 के चुनावों में बिहार के मुसलमानों के सामने कोई शंका की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई
लालू नीतीश के महागठबंधन को मुसलमानों का पूरा सहयोग मिला, जिस कारण उस चुनाव में महागठबंधन ने 3/4 बहुमत हासिल कर लिया। इसके बाद अब नीतीश कुमार फिर भाजपा के गठबंधन के साथ आ गए। आज की स्थिति 2009-10 जैसी नहीं है, क्योंकि तब मुसलमानों को अडवाणी की नेतृत्व वाली भाजपा से उतनी दिक्कत नहीं थी जितनी आज की भाजपा से है। आज बिहार के मुसलमानों की राजनीति को करीब से देखने पर यही लगता है कि अब वे एक शांत मतदाता के रूप में प्रत्येक सीट पर उसी उम्मीदवार के पक्ष में एकजुट होकर वोट देने की रणनीति पर काम कर रहे हैं जो भाजपा महागठबंधन के उम्मीदवार को हराने की दमखम रखता हो और बिहार में अधिकांश सीटों पर आमने सामने का मुकाबला होना है। आपको जानकारी दे दें कि कहीं कहीं कन्हैया कुमार की सीपीआई माले और पप्पू यादव फैक्टर मुकाबले को तिकोना बना सकते हैं। ऐसे में बिहार के मुसलमानों का राजद और कांग्रेस के गठबंधन के साथ रहना मजबूरी है, क्योंकि यही गठबंधन भाजपा गठबंधन का मुकाबला करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाँ, अब बात करते हैं ओवैसी की एंट्री से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। असदुद्दीन ओवैसी 2010 के विधानसभा चुनाव से ही बिहार के सीमांचल, जो कि पूर्णिया डिवीजन में आता है, में अपने प्रत्याशी खड़े करते रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। 2019 के विधानसभा उपचुनाव में उनकी पार्टी का खाता जरूर खुल गया, लेकिन अपने स्थानीय कारण हैं उसके, और जिसका एनडीए को कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। अब एनडीए को ओवैसी का उपस्थित का लाभ क्यों नहीं मिल रहा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। ओवैसी को लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किशनगंज जिले में ही ठीक ठाक वोट मिले हैं। किशनगंज में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहाँ लगभग 70% आबादी मुसलमानों की है। ऐसे में वहाँ भाजपा की जीत की कोई संभावना नहीं दिखती है, कम से कम मोदी शाह युग में तो नहीं। ऐसे में बहुसंख्यक समाज के बीच जाति की राजनीति का फैक्टर वहाँ भी काम करता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे देश के उन जिलों में जहाँ हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहाँ हिंदू समाज के भीतर जाति की राजनीति का फैक्टर भी प्रभावी होता है। किशनगंज में मुसलमानों की लगभग आधी आबादी सूरजापुरी लोगों की है। लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने एक सूरजापुरी मुसलमान को अपना प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार सूरजापुरी मुसलमान नहीं थे। इसलिए ओवैसी की पार्टी को वोट मिले और अक्टूबर 2019 में किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में AIMIM के कमरूद होदा को सफलता मिली। तब उनका सीधा मुकाबला भाजपा की स्वीटी सिंह से हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवैसी के सवर्ण होने से जुड़ा, जिससे राज्य के अन्य हिस्सों किशनगंज को छोड़कर के पिछड़े वर्ग के मुसलमानों की उनसे जुड़ने में दिक्कत तो होगी। जहां तक सवर्ण मुसलमानों का सवाल है तो वे कभी ओवैसी की पार्टी से जुड़ भी नहीं सकते। राज्य के सवर्ण मुसलमान में कभी भी बहुत ज़्यादा धार्मिक रुझान देखा नहीं गया। मोटे तौर पर उनका व्यवहार बिल्कुल सवर्ण हिंदुओं जैसा ही रहा है। इसलिए बिहार में ओवैसी की पार्टी की कामयाब होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं दिखाई दे रही है। अब आगे क्या होगा, किसका भाग्य किस करवट लेगा, ये तो अब चुनाव होने और चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। शुक्रिया।